जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जिसका काम उसी को साधे, कोई और करे तो डंका बाजे। यानी जो जिस काम में माहिर है उसे उसी काम को करना चाहिए, वरना मुश्किल होगी। जिसे जो काम ज्यादा बेहतर तरीके से आता है उसे वही काम करना चाहिए, वरना इज्जत का कचूमर निकल जाता है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो जो जिस फील्ड में ज्यादा काबिल है उसे उसी फील्ड में हाथ आजमाना चाहिए। उसे शौकिया तौर पर अपना फील्ड बदलने की कोई जरूरत नहीं है, वरना वही होगा जो इस वक्त यूक्रेन के साथ हो रहा है। इस वक्त व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से ईरान ने उसे जोकर कहना शुरू कर दिया है। ईरान ने उसे मस्खरा कह दिया है और उसे पश्चिमी देशों का कठपुतली भी घोषित कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेलेंस्की राजनीति में आने से पहले कॉमेडियन हुआ करता था। एक मस्करा था जो चुटकुलों और जोक्स के जरिए लोगों का दिल बहलाता था। दुनिया उसे एक कलाकार के तौर पर देख रही थी, लेकिन पश्चिम उसे अपना मोहरा बना रही थी, उसे अपनी कठपुतली बना रही थी। और फिर पश्चिम ने जेलेंस्की को अपने शीशे में ढाल लिया। जब उसे यूक्रेन का सदर बना दिया तब उसने एक कठपुतली होने का फर्ज अदा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन तबाही के दहाने पर खड़ा हो गया। इसलिए कहा जाता है कि जो जिस लायक होता है उसे वही काम करना चाहिए। और आज एक मस्खरे की वजह से पूरा यूक्रेन ही उसकी नौटंकी का शिकार हो चुका है। ईरान ने जेलेंस्की को जोकर और भाड़े का टट्टू घोषित कर दिया। दरअसल जेलेंस्की को इस बात की तकलीफ है कि ईरान उसके सबसे बड़े दुश्मन रूस का साथी है। रूस को ईरान का समर्थन हासिल है। यूक्रेन बार बार ईरान पर रूस को हथियार देने का इल्जाम भी लगाते रहते हैं। अब एक टूट के कागार पर पहुंच चुके यूक्रेन के सदर को जब दुनिया के सामने ईरान को बेइज्जत करने का मौका आया, तब वो ये मौका कैसे छोड़ सकते हैं। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए जेलेंस्की ने ईरान में विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया है। वे कहते हैं कि ईरान में भी रोज प्रदर्शन पर इतनी बातें हुई, लेकिन वे खून में डूब गए। दुनिया ने ईरानी लोगों की मदद नहीं की, ईरानी आवाम अलग थलग खड़ी है। जेलेंस्की ने कहा कि अगर इनकी हुकूमत बच जाती है तो वे धौंस दिखाते रहेंगे, अपनी जरूरत के मुताबिक लोगों को मारते रहेंगे और सत्ता में बने रहेंगे। इसके बाद जेलेंस्की ने कहा कि हर कोई देख रहा है कि अमेरिका क्या करेगा और दुनिया कुछ नहीं दे रही है, यूरोप कुछ नहीं दे रहा। जेलेंस्की ने यूरोप को बार बार दो राहों पर फंसा हुआ बताया और ईरान के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने ईरान के खिलाफ मिलिट्री दखल की वकालत की। तो ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि 2 साल तक गजा में कत्लो गारत होता रहा, पर जेलेंस्की ने कितनी बार इजराइल को कटघरे में खड़ा किया। जेलेंस्की का मकसद है ईरान के हालात को यूक्रेन से जोड़कर दिखाना, ताकि रूस जैसे देशों को रोकने में मदद मिल सके। अमेरिका और यूरोप से ईरानी प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट देने की उनकी ये कोशिश फिलहाल नाकाम होती जा रही है, क्योंकि ईरान ने बड़ा ही तीखा हमला किया है। जेलेंस्की के बयान को ईरान ने अपने आंतरिक मामलों में दखल करार दिया है और उस यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की खिलाफ वर्जी भी करार दिया। ईरान ने कहा कि ऐसे दोहरे मापदंड वाले लोग बेनकाब हो चुके हैं। ईरान ने कहा कि एक तरफ यूक्रेन रूस के खिलाफ यूएन का हवाला देता है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिका के नाजायज हमले की मांग भी कर रहा है। 23 जनवरी 2026 को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने जेलेंस्की को कंफ्यूज्ड जोकर कहा और इल्जाम लगाया कि वे अमेरिका और यूरोप के टैक्सपेयर के पैसे से अपने करप्ट जनरलों की जेब भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको विदेशी सपोर्ट और भाड़े के फौज की जरूरत है, लेकिन हम ईरानी अपनी हिफाजत खुद करते हैं। हम अपना तहफ्फुज खुद कर रहे हैं और विदेशियों से मदद मांगने की जरूरत नहीं। अब्बास अराक्ची का पलटवार इसलिए भी काफी तीखा माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने जेलेंस्की के बयान में ईरान की हुकूमत की वैधता पर सवाल उठाया। ईरान इसे पश्चिमी प्रोपेगेंडा का हिस्सा मानता है, खासकर जब यूक्रेन ईरान को रूस का साथी बताता है। इस तनाज़े का ताल्लुक पूरी तरह से रूस यूक्रेन जंग से जुड़ा है, जहां ईरान रूस को हथियार दे रहा है। इसलिए जेलेंस्की ईरान को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ईरान यूक्रेन को पश्चिमी कठपुतली मानता है। इस पूरे मामले को गौर से देखा जाए तो ईरान जेलेंस्की को सीधे सीधे जोकर कह रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि जेलेंस्की एक मस्खरा है, जिसे अंग्रेजी में कॉमेडियन कहते हैं। यूक्रेन जैसे किसी मुल्क में कॉमेडियन को सदर बना दिया जाए तो उस मुल्क से और क्या उम्मीद की जा सकती है। रूस और यूक्रेन दोनों के बीच जो भी जंग हो रही है, इसके लिए नाटो जिम्मेदार है, अमेरिका जिम्मेदार है। खासकर अमेरिका यही चाहता है कैसे भी करके यूक्रेन पर कब्जा हो जाए, ताकि यूक्रेन के अर्थ मिनरल्स अमेरिका का हो जाए, सारा का सारा फायदा अमेरिका को मिले। हालांकि जेलेंस्की ने शुरू में डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया था,
लेकिन बाद में जेलेंस्की नरम पड़ गए। रूस और यूक्रेन का जंग आखिरी दौर में पहुंच चुका है, लेकिन इनकी ये जंग कब तक चलेगी और इसका क्या अंजाम होगा, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोजाना रूस कदम दर कदम यूक्रेन की जमीनों पर अपना बढ़त बना रहा है और यूक्रेन के एक एक इलाके को अपने कब्जे में ले रहा है। यूक्रेन समझ रहा है कि अमेरिका और नाटो उसकी हिफाजत कर रहे हैं, पर यूक्रेन की आवाम बखूबी समझ रही है कि उनके साथ हो क्या रहा है। ईरान में जब से विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ, तब से ही अमेरिका और इसराइल ने ईरान के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन विरोध प्रदर्शनों का ताल्लुक ईरान की मौजूदा हुकूमत से था। जब तक कारोबारी प्रदर्शन कर रहे थे तब तक सब कुछ शांत था, क्योंकि हुकूमत ने उनसे बातचीत करके मामले की सुनवाई की। लेकिन जैसे ही उनका विरोध प्रदर्शन शांत होने लगा, वैसे ही कुछ ऐसे लोग भी इन प्रदर्शनों में शामिल होने लगे जो अचानक से आते थे और मार काट मचाकर चले जाते थे। शांति से प्रदर्शन करने वाले लोगों की हत्या करने वाला गिरोह खुलेआम कत्लेआम करने लगा। ईरान का दावा है कि इसके पीछे इजरायल और अमेरिका का हाथ है। इजरायल की मीडिया ने भी ईरान की हालत के लिए मौसाद को शाबाशी देना शुरू कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने इसी विरोध प्रदर्शन को अपना मुद्दा बनाकर ईरान पर हमले के लिए बहाना तलाशने लगा। अमेरिका और इजरायल के साथ साथ यूरोप ने भी ईरान की हुकूमत को घेरना शुरू कर दिया। ईरान की हुकूमत को प्रदर्शनकारियों का कातिल घोषित कर दिया। खैर, अमेरिका, इजरायल और यूरोप का विरोध कुछ हद तक समझ में आता है, पर यूक्रेन के सदर जेलेंस्की को कौन सी दिक्कत होने लगी जो खुलेआम उन्होंने ईरान के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। लेकिन ईरान में होने वाली मौत और हिंसा सिर्फ ईरान के भीतर विरोध प्रदर्शनों से ही शुरू नहीं होती, बल्कि इसके तार बड़े दूर तक जाते हैं, जिनका ताल्लुक है अमेरिका से, जिनका ताल्लुक इजरायल से है, जिनका ताल्लुक उन दहशतगर्दों से है जिनको दुनिया के बड़े बड़े खतरनाक गिरोह में शुमार किया जाता है। ऐसे दहशतगर्दों के जरिए अगर ईरान में कत्लेआम और कत्लो गारत कराया जाता है तो इसके पीछे किसका हाथ होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। खासकर ईरान अगर इस मामले में अमेरिका और इसराइल पर इल्जाम लगा रहा है तो इन इल्जामों को भी कहीं से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात दोनों तरफ की होनी चाहिए। हर बात को जायज और नाजायज की कसौटी पर तौला जाना चाहिए। लेकिन ईरान के खिलाफ उन लोगों ने भी अपनी बयानबाजी तेज कर दी है जिनको इस बात की खुन्नस है कि वे अपने मुल्क को बचा नहीं पाए। बहरहाल, चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।